बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नहायत अहम सवाल जो काफ़ी अरसे से पूछा जा रहा है, अभी भी दोस्तों ने सवाल ये पूछा है, वो ये है कि फ़ौजदारी वकालत का इस्लामी नुक्ते नज़र से फ़ौजदारी वकालत को कैसे देखते हैं। और जो जैसे कि कहा जाता है कि आप मुल्ज़मान को जो जिन पे एलिगेशंस होता है वो वारदात करते हैं और उसके बावजूद एक ने कत्ल किया होता है, एक का कत्ल हो गया होता है। अब जिसका कत्ल हो गया होता है उसकी तरफ से वकील होना तो समझ आती है, लेकिन एक ने जो जुर्म किया है, जिसने वो कत्ल किया है, उसका वकील होना, ये क्रिमिनल प्रैक्टिस में इसके मुतालिक क्या ख्याल है, ये सवाल किया जाता है। और ये डाउट होता है कि हम लोग कातिल को बचा लेते हैं और उसकी वकालत करने के हवाले से है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरली ये कैसा है। ये बहुत अहम सवाल है। तो इसका आज मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे और सबसे अहम इस्लामी तौर पे, किसी वकील के इसमें ऐसे क्लाइंट का केस लेने से जिसने वो जुर्म कमिट किया होता है, उसमें हलाल और हराम के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, वो ये कि जिस तरह हकूक होते हैं ना एक कंप्लेनेंट के या साइल के, इसी तरह मुल्ज़म के भी ये हकूक होते हैं। लॉ और रिलीजन, इस्लाम और कानून, दोनों उनको हकूक प्रोवाइड करते हैं। वकालत का मकसद बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं होता कि आप ये कहें जी कि मेरा जो साइल है वो बेगुनाह है। अब इसमें यह कि मुल्ज़म की तरफ से जिस पे इल्ज़ाम हो के कत्ल किया या इसने ये वारदात की, उसकी तरफ से वकील होना कैसा है। देखिए, उसको कुछ जो स्टेट है वो लॉ उसे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उसे प्रोवाइड करती है। हमें बेसिकली उस मुल्ज़म के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है कि उसके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे कि आप हमारे आर्गूमेंट सुनेंगे, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आर्गूमेंट मुख्तलिफ केसेस में हम कर चुके हैं। आप किसी आर्गूमेंट में भी मेरी तरफ से ये बात नहीं सुनेंगे, किसी आर्गुमेंट में भी मैं ये नहीं कहूँगा, आप नहीं देखेंगे कि मैंने कहा हो कि मेरा जो साइल है वो बेगुनाह है। आप देखेंगे मैं कभी भी अपने जहाँ पे मुझे नजर आ रहा होता है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो बेगुनाह है। अब मैंने क्या करना है कि बेसिकली जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे करने के, क्या कानून के तकाजे भी पूरे हो रहे हैं कि नहीं। सपोज मैं अर्ज करता हूँ कि एक कत्ल का केस, एक बंदे से कत्ल सरजद हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है, वो कत्ल सरजद हो गया, वो मेरे पास आता है और मेरे पास ये ऑप्शन नहीं कि मैं दूसरी साइड से हूं, तो वो अगर मेरे पास तशरीफ लाता है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना मेरी बीइंग वकील जिम्मेदारी है कि जो उसके राइट्स हों, प्रोटेक्ट होंगे, उनको मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसमें सबसे अहम बात, अब सबसे पहले हम, क्योंकि हमारी बेस इस्लाम है, इस्लाम से बियॉन्ड हम ना कोई काम कर सकते हैं। अब इसमें दोनों हवाले से मैं देखूंगा कि हलाल और हराम ये क्या है और क्या ऐसे बंदे को हमें इस्लाम क्या कहता है। देखें, इस्लाम का बेसिक कानून ये है कि इस्लाम हर एक को फेयर ट्रायल का राइट देता है, जो राइट हमें प्रोटेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी हमें ये राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट है कि फेयर ट्रायल की तमाम अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड की जाएं। उसके बाद दूसरा ये है कि इस्लाम भी यही कहता है और अदरवाइज भी यही है कि जो शख्स जिस वक्त तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए उसको आप बेगुनाह ही तस्वुर करेंगे। उस पर जुर्म साबित होने से पहले उसको गुनाहगार तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस्लाम का बेसिक कुलिया ये है कि अगर 10 या 100 गुनाहगार बचते हों, लेकिन उनके ये डाउट हो कि कहीं ये ना हो कि कहीं एक बेगुनाह को सजा हो जाए, तो कहा जाएगा अगर ऐसा डाउट क्रिएट हो जाए तो उन 100 या 10 मुख्तलिफ के, एक जगह 10 का हवाला है और एक जगह 100 का हवाला है, कि उन 10 को छोड़ दिया जाए बजाय इसके कि किसी एक बेगुनाह को सजा हो। अब इसी इस्लाम के प्रिंसिपल के तहत जो हमारे लॉज बने हैं, उन लॉज में क्रिमिनल, आप देखेंगे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल ट्रायल होता है, उसमें बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट का वर्ड यूज किया गया है कि बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना होता है। अब क्रिमिनल केसेस में आपको पता है कि ओनस जो होता है वो बार यानी साबित करने की जिम्मेदारी किसी भी एलिगेशन की वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होती है, यानी जो इल्ज़ाम लगाता है
उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे। अब उसने सिर्फ साबित नहीं करना, उसने बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट साबित करना है। और इस्लाम भी यही कहता है, अगर एक भी शक पैदा होता जाए तो इस्लाम इसमें यह कहता है कि अगर उसकी प्रोसिक्यूशन में फेयर ट्रायल का राइट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और कोई एक शक भी पैदा किया जा रहा हो। अब इसमें भी आप देखें 2024 SCMR 51 है, वो भी यही कहती है। 2024 SCMR 205 1116 ये दोनों तीनों जजमेंट्स जो हैं वो यही कहती हैं कि अगर ये नहीं कि शक कोई बहुत बड़ा होगा, डाउट कोई बहुत बड़ा होगा, कोई स्लाइटर सा भी डाउट क्रिएट होता जाए तो उस मुल्जम को बरी कर दिया जाए। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी कोर्ट्स जब उसको बरी करती हैं तो वो ये कहती हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज बीन फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। वो भी ऑनरेबल इक्विटल, वो मैंने मेरी वीडियो आप मुलाहिजा कर लेंगे ऑनरेबल इक्विटल क्या होता है और इक्विटल ऑन द बेसिस ऑफ डाउट क्या होता है। तो यानी हम लोगों ने जब हम अक्यूज की तरफ से, किसी मुल्ज़म की तरफ से पैरवी कर रहे होते हैं केस की, तो हमें ये साबित करना होता है उसमें से कोई एक डाउट को क्रिएट करना होता है। वो डाउट कहाँ से क्रिएट होता है, ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप वीडियोस देखेंगे, किसी जगह ये लाजमी नहीं कि आप अपने वो कहें कि मेरा मुल्ज़म बेगुनाह है, मेरे मुल्ज़म ने ये गुनाह नहीं किया, बल्कि आप ये डाउट साबित करेंगे। वो कैसे होता है, वो बड़ा आसान है। इसमें मैं आपको तकरीबन कमोबेश 15 के करीब मैं आपको डाउट्स अभी बताता हूँ कि कौन कौन सा डेंट या डाउट क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें। और वो आप अपने केस में, अगर वो प्रोसिक्यूशन के केस में ये डेंट, इनमें से एक डेंट भी आप कर देते हैं तो उसको सजा नहीं होती, उसको इसका फायदा मिलता है। सपोज सबसे पहले आप देखें कि FIR स्टार्ट कहाँ से होती है, टाइमिंग से होती है कि टाइम में डिले कितना है। अब डिले किसी केस में आ जाए जो अनएक्सप्लेन डिले हो, वो किसी भी क्रिमिनल केस में आ जाए तो डाउट क्रिएट हो जाता है। वो क्यों होता है कि डिले की वजह से देखा जाता है कि डिले इसी वजह से होता है कि जब भी कोई वकूआ सरजद होता है, उस वकूए में फौरी तौर पे प्रॉम्प्टली लॉन्च FIR जो होती है, उस FIR में मैंने देखा है कि बहुत कम सजाएं चांसेस होते हैं, अगर दीगर कोई डाउट क्रिएट ना हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मुल्ज़म बच जाए। अब जैसे जैसे डिले होता जाएगा, इट मीन्स कि उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की, ड्यू डेलिब्रेशन की, मशवरा किया, मुशावरत करने के पास फिर यानी डाउटफुल हो जाएगी कि इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन के या फॉल्स एलिगेशंस के चांस या स्टोरी को बनाने के चांस होते हैं। ये सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला डाउट आप डिले से निकाल सकते हैं कि इसमें अकरेंस में और FIR के दर्ज होने में डिले कितना है, मेडिकल में कितना है कि कब ये मर्डर हुआ, कब उसे वहां के पे पहुंचाया गया। अब इसके बाद जो दूसरा आता है सिलसिला, वो आता है नॉमिनेशन का। FIR में अगर नॉमिनेट नहीं किया जाता किसी मुल्ज़म को और बाद में उसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किया जाता है, तो वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी आफ्टर थॉट कहलाती है। और उसकी वजह से भी आपने देखा कि डाउट क्रिएट होता है कि अगर इन्हें पता था कि ये बंदा है तो उसके बाद इन्होंने उसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया। अब सेकंड उसमें ये आता है कि अगर सपोज बाद में पता चला, तो वो बाद में हम लोगों ने देखा है कि वो साफ नजर आ रहा होता है कि बाद में विदाउट एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वो प्रॉपरली उसको नहीं नॉमिनेट किया जाता। अब नॉमिनेशन ऑफ एक्यूज में ये होता है कि अक्सर हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में होता है, एक बंदे ने वारदात की होती है और सारे गाँव को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इवन हर उस बंदे को इन्वॉल्व किया जाता है जिसका जरा सा भी प्रोसिक्यूशन को शक होता है या कंप्लेनेंट को शक होता है कि ये बंदा इसकी पैरवी कर सकेगा। इसे वाइडर नेट कहते हैं कि वाइडर नेट फैला के उन बाकी को भी किया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब जब आप प्रोसिक्यूशन में एविडेंस होती है, एविडेंस में उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये साबित कर देते हैं कि ये जो वाइडर नेट का केस है, अब ये भी डाउट क्रिएट हो गया कि ये बंदे जिनको इन्वॉल्व किया गया, ये बंदे उस वक्त मौके पे मौजूद ही नहीं थे। अब इसमें एक और ग्राउंड आता है प्ली अफेलेबल है कि वो बंदा कहता है जी मुझे इस FIR में नॉमिनेट किया गया और मैं तो उस वक्त मौके पे मौजूद ही नहीं था, और वो अपनी मौजूदगी किसी और जगह, किसी दीगर जगह साबित कर देता है। उस सूरत में भी आप देखते हैं कि डाउट क्रिएट हो जाता है और उस सूरत में भी इक्विटल हो जाता है। अब ये चंद डाउट होते हैं। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में आप देखते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। रात का मगरिब के वक्त का वकूआ है, आप अगर हमारी वो सुनेंगे ना, हाउ टू रजिस्टर दी FIR, हाउ टू राइट दी FIR एंड हाउ टू रीड दी FIR, वो हमारे YouTube चैनल में आप वीडियोस देखेंगे
तो आपको उसमें 8 से 9 इंग्रेडिएंट्स नजर आएंगे। अगर आप वो 8 से 9 इंग्रेडिएंट प्रोसिक्यूशन अपने केस में प्रूव कर देती है, मेंशन करती है, प्रॉपरली उनको तहरीर करती है, तो एक्विटल के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, वो चांसेस नहीं रहते। अब उसमें एक अहम बताया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। मगरिब का वक्त है, मगरिब के बाद अगर कोई हो रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली अगर अंधेरा है, अंधेरे में तो वो शिनाख्त के चांस बाज का आइडेंटिफिकेशन के कि किसने क्या किया वो मुश्किल हो जाता है। अगर वहां पे कोई रोशनी नहीं थी तब भी डाउट होता है कि ये ना हो कि इसे बेगुनाह इसे शामिल किया गया हो। अब उसमें भी ये होता है कि डाउट क्रिएट हो जाता है, और डाउट क्रिएट होने का, उस सोर्स ऑफ लाइट के ना होने का फायदा भी जो है वो मुल्जिम को मिलता है। इसके बाद ये होता है कि एक अहम चीज के जो गवाहान होते हैं वो मसलन मर्डर का केस होता है, और मर्डर के केसेस में या दीगर केसेस में अक्सर ये होता है कि बाहर से किसी दीगर बंदा, कोई दुश्मनी का खतरा होता है, जान का खतरा होता है, बाकी इश्यूज होते हैं। लोकेलिटी में आपने देखा होगा जैसे ही बाजार में मर्डर होता है लोग दुकानें बंद करते हैं, भाग जाते हैं। उसकी वजह बदकिस्मती से हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लगता है, और उसके बाद यह है कि वो इनकी दुश्मनी के अलावा एक पर्सनल दुश्मनी बन जाती है। अब उस वजह से भी ये होता है कि गवाह जो होते हैं वो अक्सर केसेस में आपने देखा होगा कि गवाह जो है वो बनाए जाते हैं। वो हो सकता है उस वक्त वो विटनेस मौके पे मौजूद ही ना हो, उसे पता नहीं कहाँ से ला के उसका इंतजार किया जाता है, या वो नहीं भी आता तो अपने एतबार के बंदे को, जैसे भाई को या दीगर किसी को आप विटनेस बना देते हैं। वहां जब विटनेस बनता है तो जैसे ही उसकी एविडेंस शेक होती जाती है, उसकी प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस से डाउटफुल होती है कहीं, तो वो भी डाउट क्रिएट हो जाता है। अब जस्ट वहां पे डाउट क्रिएट होता है तो तभी एक्विटल की तरफ केस चला जाता है। इसी तरह जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके रोल को एट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं किया जाता। 2 4 5 बंदों के नाम लिख दिए जाते हैं, एक फायर लगा होता है, सपोज ज्यादा भी फायर लगे हों, उनको और रोल जो होता है हर मुल्ज़िम का प्रॉपरली एट्रीब्यूट नहीं किया जाता। वो प्रॉपरली रोल ना एट्रीब्यूट करने की वजह से भी ये होता है, अगर साबित हो जाता है, गवाहान में कंट्राडिक्शन आ जाती है, या किसी एक का रोल दूसरे को चला जाता है, वो भी डाउट क्रिएट करता है स्टोरी में। सिमिलरली स्पेसिफिकेशन जो होती है इंजरीज की, उसको भी कि किसकी गोली किसको लगी, कहाँ पे लगी, ये भी प्रॉपर नहीं होता, और इसमें भी डाउट क्रिएट हो जाता है। अब सपोज एक के पास कुल्हाड़ी होती है, उसको पिस्टल का वार लिख दिया जाता है, पिस्टल वाले को क्लैशनकोफ का वार लिख दिया जाता है। ये सारी जो स्पेसिफिकेशन होती है इंजरीज की अगर प्रॉपर ना हो, यानी किसी को नॉमिनेट किया गया, उसको आप देखेंगे, मैंने उस FIR में भी और अलग से भी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह स्पेसिफिकेशन ऑफ इंजरी होगी। सिमिलरली होता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ वेपन भी प्रॉपरली नहीं होती कि पिस्टल किसके हाथ में क्या असला था, उस असले की स्पेसिफिकेशन भी नहीं होती, और उससे भी ये होता है कि डाउट क्रिएट हो जाता है। समटाइम्स एक बंदे ने फायर मारे होते हैं, वो 3 4 बंदों को शामिल कर दिया जाता है, और उसका फायदा फिर मेन मुल्ज़िम को भी होता है। यहाँ डाउट क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से भी होता है। अब इसमें ये होता है कि जब बेगुनाह लोगों को, काफी सारों को शामिल कर दिया जाता है, वो भी किसी ना किसी तरह उनकी भी एविडेंस में वो शेक हो जाती है, उनकी मौके पे मौजूदगी नहीं पाई जाती, या अल्टीमेटली वो गवाहान की एविडेंस में आती है, इसमें भी डाउट क्रिएट होता है। इसमें भी आप देखते हैं कि अभी लेटेस्ट बहुत डेवलपमेंट हुई। पहले भी ये था कि हर एक का रोल क्रिमिनल केसेस में अलग से देखा जाता है मुल्ज़िमान का, लेकिन उसमें अभी जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर विटनेसेस की किसी एक गवाह की हद तक या ज्यादा गवाह की हद तक डिसबिलीव हो जाए एविडेंस, तो उसकी मेन के हद पे भी यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि डाउट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि बाकी गवाहान बरी हो जाते हैं, उनकी हद तक वो साबित नहीं कर पाता, कुछ शहर से बाहर होते हैं, कुछ मुल्क से बाहर होते हैं, उनका भी साबित नहीं होता, तो उसमें भी फायदा अल्टीमेटली अक्यूज को ही जाता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं डाउट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं केसेस में। सिमिलरली इसमें एक अहम ये होता है कि अगर खून आलूद कपड़े हैं गवाहान के, मैं यानी डिसीज पर्सन के नहीं कह रहा, मकतूल के नहीं कह रहा, मैं गवाहान के कह रहा हूँ। अगर गवाहान के, इस पे भी अलग से वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है कि गवाहान के देखें, नेचुरल बात है, अगर मौके पे फायर लगे हैं और फायर लगते ही ये जो भाई है या जो गवाह है
वो उठा के लेके जाएगा डेड बॉडी को, उसके कपड़ों को भी खून लगेगा। अगर वो भी नहीं जमा कराए जाते तो डाउट क्रिएट होता है कि ये अगर ऐसा था तो इसने क्यों, ये इसके सामने उसका मर्डर हुआ तो ये उठा के क्यों नहीं लेके गया उसे। इसी तरह मुलजम की आंखें और मुंह खुला हो तो ये भी डाउट क्रिएट करता है कि अगर उसकी आंखें और मुंह खुली तो इट मीन्स कि इसके ये जो करीबी गवाहान हैं, ये करीबी गवाहान उस वक्त मौके पे मौजूद ही नहीं थे। अगर ये मौके पे मौजूद होते तो उसकी आंखें बंद करते, उसका मुंह बंद करते और उसे हॉस्पिटल ये पहुंचाते। इसी तरह डेड बॉडी का वहां पे जाए वकूआ पे काफी देर अटेंडेंट पड़े रहना भी इस बात की दलालत करता है कि विटनेसेस मौके पे मौजूद नहीं थे। तो गवाहान समटाइम्स वहां पे नहीं होते और उनकी मौके पे मौजूदगी नहीं होती और बेगुनाह लोगों को शामिल कर लिया जाता है। इस तरह कोई सिंगल स्लाइटेस्ट डाउट भी क्रिएट हो जाता है तो वो भी अल्टीमेटली जाता है एक्विटल की तरफ। इसी तरह अकुलर अकाउंट और मेडिकल अकाउंट ये भी डाउट क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों में अगर कंट्राडिक्शन आ जाए, अकुलर अकाउंट और मेडिकल अकाउंट में, मसलन नक्शा मौका बनता है, उस नक्शे मौके पे लिखा जाता है जी के फलां विटनेस फलां साइड पे था। अब वो देखा जाता है कि ये अगर बैक साइड पे है और फायर, वो कह रहे जी फायर बैक साइड पे लगा है, जबकि मेडिकल पे आता है कि फ्रंट साइड पे फायर लगा हुआ है। इस तरह की कंट्राडिक्शन वहां पे आ जाती हैं। वो कंट्राडिक्शंस जो होती है ना, वो जैसे आती है कि ब्लैकनिंग और बर्निंग का आ जाता है। मेडिकल में वो उसने कहा जी ये 10 फुट के फासले से इसने फायर मारा, उसके फायर से वो उसकी डेथ होगी। मेडिकल जब आती है तो मेडिकल में वो उसकी ब्लैकनिंग भी आती है, बर्निंग भी आती है। और ब्लैकनिंग और बर्निंग आपको पता है कि उस सूरत में आती है जब 4 फुट से कम फासले से फायर लगाओ, उस सूरत में ब्लैकनिंग और बर्निंग आती है। अब ये कंट्राडिक्शन आ जाता है मेडिकल में और कंट्राडिक्शन आ जाता है ऑकुलर में। सिमिलरली सीट ऑफ इंजरीज का होता है कि किस साइड से लगी, किस जगह लगी, वो भी अगर बयान करने में प्रॉपरली ना हो तो उसमें भी डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये विटनेस मौके पे मौजूद ही नहीं था। और अगर ये विटनेस मौके पे मौजूद नहीं था तो इसकी एविडेंस को बिलीव करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसी तरह विटनेसेस का तज़किया तो शहूद पे पूरा उतरना भी जरूरी होता है। अब एक विटनेस आ गया जिस पे ऑलरेडी उस पे कोई झूठी गवाही देने की मौजूद है, जिसका साबित हो चुका है, वो आप साबित कर देते हैं और इसी तरह साबित करते हैं कि ये हैबिचुअल विटनेस है। इसी तरह इंटरेस्टेड विटनेस साबित कर देते हैं कि अगर ये विटनेस इंटरेस्टेड है वहां पे, यानी इसकी कोई ना कोई मफाद है, इसको सजा होगी तो इसको मफाद हासिल होगा, उसकी सजा होने से इससे फायदा हासिल होता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली डाउट की तरफ ले जाते हैं और इसकी वजह से भी नुकसान होता है। इसी तरह मोटिव के मुतल्लिक आता है कि मोटिव अगर वो प्रॉपर्टी यानी पार्टी एलेज करती है कि मोटिव, उस मोटिव को वो प्रूव नहीं कर पाते तो उस सूरत में भी कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जाती है और वो आके मिटिगेशन में जाता है। और उसमें भी आप मोटिव वाली वीडियो हमारी देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा, डिटेल उसमें बयान है कि उसमें भी जो उसको सपोज लाइफ कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, वो लाइफ की तरफ से होता है और लाइफ की तरफ से भी समटाइम्स उसे कम सजा में ले आते हैं। ये उसके हकूक होते हैं। इसी तरह सडन प्रोवोकेशन का होता है कि ऐसा वकूआ हो गया, आपने वहां पे उसके जो डिफेंसेस हैं उसमें साबित करना होता है जी कि ये उसे मारना नहीं चाहता था, कोई इसका इरादा नहीं था कत्ल करने का, सडन प्रोवोकेशन की वजह से हुआ और उसके होने की वजह से ये सारा मामला हुआ। इसी तरह मटेरियल कंट्राडिक्शन आ जाती है विटनेसेस की स्टेट में। मटेरियल कंट्राडिक्शन यानी वाज़े तौर पर तजाद, एक विटनेस और कह रहा होता है, दूसरा विटनेस और कह रहा होता है और इनके मटेरियल कंट्राडिक्शंस की वजह से भी डाउट क्रिएट हो जाता है। और जब ये कुछ मैंने आपको डाउट्स बताए और भी बेशुमार डाउट्स होते हैं, अभी डिटेल वक्त नहीं कि मैं डिटेल में जाऊं, तो बेशुमार डाउट्स होते हैं। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस में आपने ये डाउट क्रिएट करने होते हैं और डाउट आप कहाँ से क्रिएट करते हैं? डाउट आप फाइल से ही क्रिएट करते हैं। जो प्रोसिक्यूशन ने केस पेश किया होता है उसी के केस से ये सारी निकलती हैं। इसलिए अब उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं इसको उसकी फेवर में लेके जाता हूं। सपोज कि आप अगर उसके वकील नहीं होते और अगर उसका कोई वकील और हो जाता है और आप ये समझते हैं कि मैं उसकी वकालत बेहतर अंदाज में कर सकता हूं और आप उसकी वकालत नहीं करते तो उसको सजा जहां होनी थी, सपोज आप मोटिव प्रूव नहीं हो रहा था, आपको नजर आ रहा है मोटिव प्रूव नहीं हो, आपके ना होने की वजह से कोई दूसरी साइड वहां पे आई और उसने आके अपने मोटिव को उस तरह अपने मैन्यूवर करके प्रूव कर दिया, तो
इसके राइट तो इन्फ्रिंज हुए ना, इस अक्यूज के भी राइट इन्फ्रिंज होंगे। इसी तरह आप समझते हैं कि आप अगर वहां पे हों तो आप सच और झूठ में तजाद पैदा कर सकते हैं, और आप अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन करके और अच्छी तरह अपने जो डिफेंस है, डिफेंस काउंसिल के तौर पे आप अच्छी तरह, जिसे वकील सफाई कहते हैं, वो पेश हो के आप अपने केस को साबित करके, ये डाउट आप नहीं क्रिएट करते केस में, कोई और होता है तो उसको जो सजा उसको मिलनी चाहिए उसके ऑफेंस की इस प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक, तो वो सजा उसको हो सकता है उसको उससे ज्यादा सजा मिल जाए और वो अपना केस प्रूव ना कर सके। इसलिए आप पर फर्ज है जब कोई बंदा आए तो उसका आपको डिफेंस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो उसके साथ भी उसके भी फंडामेंटल राइट हैं जो वो हासिल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कद आवर नाम होते हैं हमारे क्रिमिनल फील्ड में, बहुत कद आवर वकला गुजरे हैं। क्या उन वकला के केसेस में उन वकला के क्लाइंट्स को कभी सजा नहीं हुई? सजा होती है जहां पे सच्चा केस होता है और प्रोसिक्यूशन अपना केस वो सच्चा, यानी कि जितने लोग होते हैं एक्चुअल उनके मुताबिक वो प्लीड करते हैं अपने केस को, तो यकीन करें कि उन केसेस में बचने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती पता क्या है? बदकिस्मती ये है कि कोई भी वकूआ होता है उसकी FIR जब दर्ज होती है तो एक FA पढ़ा हुआ पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करता है, जिसको ना जिसने CRPC पढ़ी है, ना जिसने कानून शहादत पढ़ा हुआ है, ना जिसको बाकी किसी तरह की PPC पढ़ी है, ना उसको बाकी पता है कि मैंने इस केस को साबित कैसे करना है। अब वो उसके कलेक्टेड एविडेंस जो है उस पे ग्रेड 20-22 के जजेस ने फैसला करना है और उस पे एक बाकायदा जो लॉ ग्रेजुएट है जिसकी प्रैक्टिस है इस काम में, उसने उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है। अब बेसिकली हमारे सिस्टम की इस खराबी में इस तरह के डाउट क्रिएट होते हैं और हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जो तनज़ुली का शिकार है उसकी वजह से होता है कि सच्चे वाकयात को प्रॉपरली उस तरह नहीं किया। मैंने देखा, मैंने जो अपनी ओपनिंग की है हाउ टू रीड दी FIR में, हाउ टू ड्राफ्ट दी FIR में, इन दोनों में आप देखिएगा मैंने एक तंबीह की कि जो आप सच्चा वाकया सच के करीब तरीन और जितना सच्चा कहेंगे उतने सजा के चांसेस ज्यादा होंगे, और जो आपने सच्ची FIR कराई होती है और उसको बाकायदा तौर पे आपने उसी के मुताबिक जिसका जो रोल होता है एट्रीब्यूट किया होता है और जो नेचुरल वाकया होता है वही बयान किया होता है, उन वाकयात में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। उनमें चाहे मैं वकील हूं, चाहे मुल्क का कोई नामी ग्रामी और बहुत काबिल वकील है, जो भी सीनियर तरीन वकील या जो भी अच्छा वकील भी होगा उनमें वो डिफेंस नहीं निकाल सकते, उनमें वो उसके बचना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हमें सिर्फ इस तरफ नहीं देखना कि उसके साथ ज्यादती और उनका मर्डर हो गया, ये भी देखना है कि अगर मर्डर तो हो गया लेकिन इस्लाम ये कहता है कि किसी को भी सजा उसके जुर्म से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ये बेसिकली इस्लाम का ही है। इस्लाम ही कहता है, देखें हमारा मजहब भी तो ये कहता है, अल्लाह करीम को वो बंदे, मैं क्योंकि एक मजहबी स्कॉलर नहीं हूं तो ये मेरा डोमेन भी नहीं कि मैं इस पे बात करूं, इस पे कोई मजहबी स्कॉलर बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो ये है कि अल्लाह ताला को वो गुनाहगार बहुत ज्यादा पसंद है उस नेक आदमी से जो गुनाह करता है और गुनाह करके फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, और तौबा से मुराद यही होती है कि आंदा ना करने का अज़म करता है। उस साले या उस नेक आदमी से जो नेकी करता है और उस पर तकब्बुर करता है। तो इस तरह हमें होना ये चाहिए। आप देखते हैं कि जेल में भी जाते हैं तो लिखा होता है, ये इस्लाम का कुलिया लिखा होता है कि आपने नफरत जो है वो जुर्म से करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी। अब देखें सजा की थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है कि इस सजा के जरिए इस शख्स को एक तो उसको मुआशरे को उससे बचाया जाए, दूसरा ये कि इसकी इस्लाह की जाए। अब इस्लाह का पहलू उसी सूरत में होता है जब आप उसे डिफेंस, उसके राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब उसके राइट्स उसको मिलते हैं तो मे भी अगर उसको ये सजा हुई या कम सजा हुई तो मे भी इसमें उसकी इस्लाह हो जाए। इसमें एक और बात अहम होती है कि समटाइम्स जो मर्डर होता है वो खुशी के यानी चाहते हुए नहीं किया जाता, वो पता नहीं क्या हालात होते हैं, किस तरह अल्लाह ताला सबको दुश्मनदारी से या इन मामलात से अल्लाह ताला हर एक को बचाए।
मेरी इन तमाम का आपसे इसको जिक्र करने से मुराद था कि मैं आपको लीगली और मॉरली दोनों तौरों बात पे असिस्ट करूं। अब आता है कि क्या इसमें एक सवाल है, हम ये आया कि इस तरह की कमाई हलाल है या हराम है। उसमें देखें कि आपने इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और वकील की ड्यूटी ये है कि उसको आके क्लाइंट जो भी बताता है उससे ब्रीफ लेता है, और ब्रीफ लेके उस पर अगर उससे यकीन होता है कि ये राइट पे और इसका ये राइट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वकील का हलाल ये है कि उसके मुताबिक जो लॉ से प्रोवाइड करता है या उसके अकल और विजडम के मुताबिक जो चीजें हैं उस पर वो अपने केस पे मेहनत करे और प्रॉपरली तैयार होके जाए, और बगैर टाइम जाया किए जब भी उसको मौका मिले वो उन पे जरा करे। अपनी जो भी उसके हिस्से की प्रोसीडिंग है वो प्रॉपरली ईमानदारी से करे, ईमानदारी से उसे मशवरा दे, और ईमानदारी से मशवरा देने के बाद उसके बाद एक इस्लाही पहलू में ये कोशिश भी करे कि पार्टीज का जो नुकसान हो चुका है उससे मजीद उनका नुकसान ना हो, इसको भी बचाए। और वकील मुआशरे में बहुत अहम रोल अदा करता है। सपोज मैं अगर केस लेता हूं तो मेरे केस की एक नीयत ये भी होती है, और आपने देखा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज भी देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आए उन केसेस में मजीद नुकसान पार्टीज का नहीं हुआ। हम लोगों ने कोशिश की कि अपने जो हमारे पास क्लाइंट तशरीफ लाता है उसकी सलाह भी की जाए, उनको बताया जाए, उनको रियलाइज कराया जाए, और हमें जब ये यकीन होता है कि ये मजबूरन ऐसे मामला हुए तो हम पूरी कोशिश करके उनको सुलह की तरफ लेके आते हैं। और बहुत सारे हमारे केसेस में आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने कामयाबी दी कि उन पार्टीज का मजीद नुकसान नहीं हुआ और वो सुलह की तरफ रागिब हो गए और उन्होंने सुलह भी कर ली। तो इस सूरत में अगर देखें मैं ये समझता हूँ कि मैं इसलिए भी केस लेता हूँ कि ये केस हमारे से हट के किसी और के हाथ में जाएगा तो हमें भी ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाए दोनों फ्रीकैन के अंदर। और इस बिगाड़ को देखें, आपका हलाल और आपका हराम, एक वकील के लिए हलाल और हराम जो है उसकी नीयत पे डिपेंड करता है कि उसकी नीयत क्या है। अगर नीयत ये है कि मैंने पैसे कमाने और बाकी मामलात करने हैं तो फिर तो हर प्रोफेशन में इसी तरह। सिमिलरली यहाँ भी हम लोगों ने अपनी नीयत साफ रखनी है, और नीयत में सबसे पहले ये होना चाहिए हमारा, जब भी हम कोई क्रिमिनल केस लेते हैं तो उसमें से हम डिफेंसेस ढूंढें, इनको लॉ क्या प्रोवाइड करता है, और कोशिश करें। बल्कि आपने देखा कि हम अपने केसेस में, बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, हम अपने केसेस में, आपको मेरे किसी केस में भी, क्रिमिनल केस में, मर्डर ट्रायल हो या दीगर कोई केस हो, किसी केस में आपको ये नजर नहीं आएगा जब तक मैं साबित ना कर दूं कि ये बंदा बेगुनाह है। आपको ये नजर, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये बात जो है ये इस तरह प्रूव नहीं है। मैंने डिफेंसेस बताए कि ये डाउट क्रिएट होते हैं और इन डाउट्स का फायदा मेरे क्लाइंट को जाता है। तो आप नीयत हम लोगों ने ये रखनी है कि हम एक तो इसके राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स हैं इसके, जो इस्लाम इसे राइट देता है, जो स्टेट इसे राइट देती है, उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा नीयत ये रखनी है कि शायद हमारे आने से इन पार्टीज के दरमियान नफरत कम हो जाए, और कम से कम अगर ये सुलह नहीं होती तो मजीद नुकसान से बचे। मैंने प्रैक्टिकली, हम लोगों ने, आपने देखा कि इस ऑफिस में ये कर चुके हैं हम कि हम पार्टीज को कूल डाउन करते हैं, उसको किसी भी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग से, मजीद नुकसान से हम बचाते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि आपको इस पे सेटिस्फाइड करूं। तो वकील का यही काम है कि वो लॉ के मुताबिक उनको जो रिलीफ मिलता है, जो उनके डिफेंसेस होते हैं, वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करे। शुक्रिया।